गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। रीड फुल चैप्टर ए शॉकिंग ट्विस्ट। रीड फुल चैप्टर प्लीज, वरना बाद में आप सब पूछोगे कि ऐसा कैसे हुआ। एक कमरा जिसकी दीवारें काले रंग से पुती हुई थी और उस काले रंग ने हर जगह डार्कनेस फैलाई हुई थी। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर इसके बावजूद कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की रोशनी जरूर आ रही थी उस कमरे में, जिस कारण वहां बैठे एक शख्स की झलक देखी जा सकती थी। उस शख्स की हालत बेहद दयनीय थी और वो बदहाल सा जमीन पर गिर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म में कोई जान ना बची हो, लेकिन तब भी उसे जिंदा रखा गया था। कि तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला, जिसके द्वारा एक हट्टा खट्टा शख्स अंदर आया। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और वो उस जमीन पर पड़े हुए आदमी को मुस्कुराते हुए देखने लगा। क्या बात है अफसर साहब, लगता है आपके दिन फिरने वाले हैं। ये कहकर वो शख्स अंदर जाकर मुस्कुराकर एड़ी के बल उस आदमी के करीब जाकर बैठ गया। वही उस आदमी ने अभी अपना चेहरा झुका कर रखा था और पलटकर कोई जवाब ना दिया, और उसके इस झुके हुए चेहरे को देख उस शख्स ने कहा, लगता है इसी वजह से अभी तक आप मर नहीं पाए, क्योंकि आपकी जिंदगी में तो आजादी लिखी थी। ये कहते ही उस शख्स ने अगले ही पल जो कहा उसे सुन वो दर्द में डूबा हुआ आदमी अचानक से अपनी नजरें उठाकर उस शख्स को देखने लगा। चलिए अपनी आज़ादी की पहली सीढ़ी पर। ये कहते ही उस शख्स ने चुटकी बजाई, जिससे अगले ही पल दो आदमी अंदर आए और उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ये किसी खुफिया संगठन की यूनिफॉर्म लग रही थी। वो दोनों आदमी अंदर आए और उस खून से लथपथ आदमी को कंधे से उठाकर खड़ा करने लगे। बाहर ले चलो इन्हें, उस शख्स ने ऑर्डर दिया। और इसके बाद वो आदमी जो खून से लथपथ था, उसने इतने सालों में पहली बार इस कमरे से बाहर अपने कदम बढ़ाए। उस आदमी की ये कैद एक दिन, एक महीने या एक साल की नहीं थी, बल्कि ना जाने कितने सालों से वो इस कैद में तड़पा था। ना जाने कितने सालों से उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। दिन क्या होते हैं, रात क्या होती है, ये सब वो आदमी भूल चुका था और उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ तो था उसके भीतर जिसे कोई ना तोड़ सका, और वो था उस आदमी का जज्बा और जिद। अंडरस्को 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 दूसरी तरफ ये किसी बड़े से चमचमाते हुए कैबिनेट रूम का नज़ारा था। लेकिन इस कैबिनेट की दीवारें डार्क रंगों से पुती हुई थी, इसलिए यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव सा एहसास हो रहा था। उस कैबिनेट के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल रखी थी, जिसके इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए थे। ये सब आदमी थे और उन सब के चेहरे पर बेहद सख्त भाव थे। ऐसा लग रहा था कि ये चंद लोग पूरी दुनिया पर राज करते हैं। कि तभी वहां पर एक शख्स का आना हुआ, जिसका कद अच्छा खासा था, उम्र तकरीबन 45 वर्ष, और दिखने में ही वो काफी स्ट्रांग वाइब्स दे रहा था। उस शख्स को देखते ही वहां टेबल पर बैठे सभी लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने सम्मान से अपनी गर्दन झुका ली। तो उधर उस शख्स के साथ आए बॉडीगार्ड आगे बढ़े और उस टेबल के बीचों बीच रखी सबसे बड़ी कुर्सी को पीछे की ओर सरका दिया, जिस पर वो शख्स आकर बैठ गया, और उसके बैठते ही उसने बाकी सबको इशारा किया, सिट। ये सुन वहां मौजूद सभी लोग बैठ गए। उस शख्स के असिस्टेंट ने कहा, सर आज हम पर वो असिस्टेंट इससे पहले कि अपने शब्द पूरे कर पाता कि तभी उसे शख्स ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक लिया और अपनी भारी आवाज में कहा, कहाँ है वो। ये सुन उसके असिस्टेंट ने कहा, आई एम कॉलिंग सर। ये कहकर वो असिस्टेंट जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, नो नीड। ये आवाज सुनते ही असिस्टेंट और बाकी सब ने अपनी गर्दन उठाकर सामने दरवाजे की ओर खड़े शख्स को देखा, और उसे देखते ही वहां बैठे वो सभी लोग जो इससे पहले उस 45 वर्ष के आदमी के आने की वजह से खड़े हुए थे, वो एक दफा फिर इस शख्स को देख खड़े हो गए। सिवाय उस 45 वर्षीय शख्स के, वो अब भी उसी चेयर पर बैठा था और उसकी नजरें एकटक अपने सामने खड़े शख्स पर थी। कि तभी अचानक से उसके होठों के किनारे मुड़ गए और उसने कहा, वेलकम अरमान मलिक। हाँ, वहां हाल फिलहाल आया हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान ही था। अरमान के होठों पर किसी तरह के भाव नहीं थे। वो आगे बढ़कर सीधा उस शख्स के करीब आकर खड़ा हुआ, तो वही उसे अपने पास आकर देख पोशाक उठ खड़ा हुआ, और उस शख्स ने अरमान से हाथ मिलाते हुए कहा, इट्स ऑलवेज नीस टू मीट यू अरमान। उसने अपने शब्द पूरे किए कि तभी उसने आगे कहा, बट नॉट दिस टाइम। ये सुन अरमान उस शख्स की आंखों में देखने लगा, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया, मानो वो जानता हो कि उस शख्स की शब्दों का क्या अर्थ है। कि तभी उसने कहा, शेड्स, फर्क नहीं पड़ता कि आपको मेरा आना पसंद आया हो या नहीं, पर जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगा। अरमान के ये शब्द सुन बाकी सबके चेहरे पर पसीने आ गए। तो वही उसके सामने खड़ा वो 45 वर्षीय शख्स, जिसे इस काली दुनिया में शायद के नाम से जाना जाता था, उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान बरकरार थी, और उसने फिर बाकी सबको देख कहा, अरमान मलिक के इसी अंदाज ने उसे SKLS का हेड बनाया है, वरना पीढ़ियां निकल जाती हैं, पर उस कुर्सी को सही शख्स नहीं मिल पाता। हर किसी ने अपना थूक निकाल लिया। इधर अरमान ने शैद से दूर होकर उसके ठीक सामने पड़ी दूसरी बड़ी सी कुर्सी पर बैठते हुए कहा,
काम की बात करें शैत्स? ऑफ कोर्स, मैं तो तुम्हारा हर एक काम करना चाहता हूँ, मगर इस बार जो डिमांड तुमने मेरे सामने रखी है उसे मैं पूरी नहीं कर सकता। शैत्स ने कहा। एग्जैक्टली, ये डिमांड किसी भी कीमत पर पूरी नहीं की जा सकती मिस्टर मलिक। वहां मौजूद एक आदमी ने अपनी आवाज उठाई। कि तभी अरमान ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, SKLS अब मेरे अंडर है और यहाँ वो होगा जो मैं चाहूंगा। गलत, शैत्स ने तुरंत कहा। ये आपकी गलतफहमी है मिस्टर मलिक के यहाँ आप जो चाहोगे वो होगा क्योंकि SKLS के नियम कानून खुद उसके हेड्स भी नहीं तोड़ सकते हैं। और इस चीज का खुद आपको भी बखूबी आइडिया है। शैत्स ने कहा। मुझे हर एक रूल्स अच्छी तरह मालूम है और यहाँ कोई भी रूल नहीं टूटेगा, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो होकर रहेगा, पर कैसे ये सिर्फ मुझे पता है। फिलहाल मुझे वो आदमी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, अरमान ने साफ शब्दों में कहा। आदमी तुम्हें मिल जाएगा, पर क्या हमें जो चाहिए वो तुम दे सकते हो? शैत्स ने कहा। हाँ, और जो आपको चाहिए वो मैं बहुत पहले दिला सकता था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये मैटर मेरा नहीं था। और अरमान मलिक कभी भी उस काम में अपने हाथ नहीं डालता है जिसमें उसका कोई फायदा ना हो। ये कहते ही अरमान के होठ फैल गए। लेकिन अब ये बात मेरे फायदे से ऊपर पहुंच चुकी है, इसलिए मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए, कहकर अरमान ने अपना हाथ अपने एक आदमी की तरफ बढ़ाया और उसके हाथ को देखते ही उसके आदमी ने अरमान के हाथों पर एक सूटकेस रख दिया। उस सूटकेस को देख अरमान ने पहले उस पर अपनी उंगलियां ठोकी और फिर कहा, ये रही कीमत। ये कहते ही अरमान ने उस चमचमाती टेबल पर वो सूटकेस खोल दिया और उसे सीधा शैत्स की ओर सरका दिया, जिससे वो सूटकेस सरकते हुए सीधा शैत्स के पास आ रुका। और उस सूटकेस में मौजूद चीज को देख शैत्स की आंखें चौंधिया गई और वो एकटक उस चीज को देखते हुए बोला, एक आदमी की इतनी बड़ी कीमत। आम खाओ शैत्स, गुठलियां मत गिनो, अरमान ने छूटते ही कहा। उस सूटकेस में कोई सोना या पैसे नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसा था जो इससे भी बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा रेयर था। इधर शैत्स ने मुस्कुराते हुए अरमान को देखा और फिर कहा, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो, हमेशा मेरी सोच से आगे रहते हो। क्योंकि शैत्स की सोच से आगे बढ़ने का मतलब है कि वो शख्स मामूली नहीं हो सकता, और तुम मामूली बिल्कुल नहीं हो अरमान। तारीफ के लिए बहुत शब्द बोल दिए शैत्स, अब काम की बात पर आए, अरमान ने कहा। और ये सुन शैत्स के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। दूसरी तरफ वो दर्द से कराहता हुआ आदमी अब एक कमरे में बैठाया जा चुका था। वो किसी कुर्सी पर बैठा था और ये कमरा गंदा या डरावना नहीं था, बल्कि चमचमाता हुआ था। आसपास ग्लास वॉल लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद काफी डार्कनेस थी वहां पर। कि तभी वहां पर वही शख्स आया जो कुछ देर पहले उस आदमी को उस अंधेरे में डूबे कमरे से बाहर निकाल कर लाया था। उस शख्स ने अपने दोनों हाथ कुर्सी पर टिकाए और उस आदमी के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर बेहद ही सनक भरे लहजे में कहा, वैसे जवाब क्या होने वाला है आपका इस बात का तो मुझे बखूबी अंदाजा है, लेकिन इतने सालों से एक ही सवाल किया है और वो भी अलग अलग तरह से। तो क्यों ना एक आखिरी बार और कर लिया जाए वही सवाल। ये कहकर वो शख्स कुछ पलों के लिए खामोश हुआ और फिर उसने कहा, कहाँ है वो पेन ड्राइव? इस सवाल को सुन उसे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ये मुस्कान इस बात का इशारा थी कि वो किसी से डरने वाला में से नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि उनकी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन एक सच्चाई जो उन्होंने अपने सीने में दफन कर रखी है उसे वो कभी जाहिर नहीं होने देंगे। कह दिया ना, जान दे दूंगा, पर कभी सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी तुझे, उस आदमी ने कहा, जिसे सुन उसके सामने खड़े शख्स का एक दफा फिर खून खौल उठा। उसने अपने दांत पीस लिए और उसके जबड़े कस गए। साले हरामजा, ये कहकर वो शख्स जैसे ही उस आदमी पर अपना हाथ उठाने को हुआ कि तभी बीच में ही किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये देख वो शख्स कुछ पलों के लिए हैरान हुआ और उसने जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो अपने सामने किसी और को नहीं बल्कि अरमान को खड़ा पाया। अंडस्को बैंगलोर। आयशा के सामने ड्राइवर के भेष में खड़ा वो शख्स अपने चेहरे से मास्क उतार चुका था और उसका चेहरा देखते ही आयशा की आंखें फटी रह चुकी थी और उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। कबीर। आयशा के मुंह से बस यही एक लफ्ज निकला, यानी उसके सामने खड़ा शख्स कबीर महाजन था। कबीर को वहां देखा आयशा अंदर तक हल चुकी थी। उसने कहा, आप यहाँ, और ये सब क्या है? आयशा ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा जो उसके सामने ड्राइवर के रूप में खड़ा था। ये सब क्या है और क्यों है, इस बात का अंदाजा तुम्हें बखूबी लग जाएगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। कबीर ने अपनी पकड़ आयशा के हाथ पर कस दी। तो इस बार आयशा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही आपकी बातों में आना है। कबीर, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी आयशा। आयशा, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है, और अगर दोबारा मेरे साथ कोई भी ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की तो मैं मान को इस बारे में बताने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगी। कबीर के होठों पर एक तीखी मुस्कान आ गई। मान, वाह,
लगता है मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही है। आयशा, हाँ, बोल रही है। और अगर मेरे और इस मोहब्बत के बीच में दोबारा आप आए तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन हैं। वो तो तुम वैसे भी भूल चुकी हो, मुझे भी और खुद को भी, कबीर ने छूटते ही बेहद गुस्से में कहा। कबीर, उस अरमान मलिक ने तुम्हें इस कदर बहकाया है कि तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कि तुम सही का साथ दे रही हो या गलत का। आयशा, मैं सब जानती हूँ कि मैं किसका साथ दे रही हूँ, और ये भी जानती हूँ कि पहले उन्होंने गलत काम किए हैं, लेकिन अब उनका इन सब से कोई नाता नहीं है। उन्होंने वो सब छोड़ दिया है, इसलिए आप भी मुझसे दूर रहिए और मैं इस बार आपकी किन्हीं भी बातों में नहीं आऊंगी। ये सुनते ही कबीर गुस्से में हंस पड़ा। कितनी बेवकूफ हो तुम आयशा, उसने कह दिया और तुमने मान लिया। आयशा कुछ पलों तक गुस्से में कबीर की आंखों में देखती रही और तभी उसने एक झटके में अपना हाथ कबीर से छुड़वाया और उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, वरना भूलना मत कि अरमान मलिक ने भले ही अपना पेशा बदल दिया हो पर अब भी वो वही शख्स है जो खड़े खड़े लोगों को जिंदा जला देता था। और ये सुन कबीर ने पलटकर तुरंत जवाब दिया, न ही अरमान मलिक ने अपना पेशा बदला है और न ही वो खुद बदला है। ये तो बस तुम्हारी गलतफहमी है कि वो तुम्हारे लिए चेंज हो गया, जबकि ये सरासर झूठ है। और आपको सच में लगता है कि मैं आपकी किसी भी बात में आऊंगी? आयशा बेहद आक्रोश के साथ बोली। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बातों में आओगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बातें झूठ और उसकी बातें सच लग रही है, क्योंकि तुम एक बेवकूफ लड़की हो, क्योंकि तुम्हें सही और गलत की कोई परख ही नहीं है। कबीर का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ, नहीं है मुझे परख। बस, नाउ लीव माई वे। ये कहते ही आयशा पलटकर कबीर से दूर हुई और तुरंत किसी को कॉल करने लगी कि तभी पीछे से कबीर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन आयशा के हाथों से फोन छूटकर जमीन पर जा गिरा। और कबीर के कहे वो शब्द थे, तुम्हारे पापा जिंदा हैं आयशा। दूसरी तरफ अरमान ने अब भी उस शख्स की कलाई मजबूती से जकड़ रखी थी, पर अरमान की नजर उस कुर्सी पर बेजान से बैठे आदमी पर थी। और उन्हें देख अरमान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान ने पहरा जमा दिया और तभी कहा, मिलकर अच्छा लगा ससुर जी। कंटिन्यूड, आदत से मजबूर हूँ। अरमान के चेहरे पर एक अजीब सा लहजा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट तो जरूर थी, पर यह मुस्कुराहट किसी और ही दास्तां को बयां कर रही थी। इधर अरमान ने जिस शख्स की कलाई पकड़ रखी थी उसने हैरानी से अरमान को देखा और कहा, बॉस। उसका इतना कहना भर था कि तभी अरमान ने उल्टे हाथ खींचकर उसके गालों पर एक तमाचा रसीद दिया और उसके तमाचे में ही इतनी ताकत थी कि वो दमी लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरा और उसके होठों से खून निकलकर बह गया। इधर वो कुर्सी पर बैठा आदमी, जो कि और कोई नहीं बल्कि आयशा के पिता थे, उनकी गर्दन अभी भी झुकी हुई थी। उन्हें देखकर ही बताया जा सकता था कि वो कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। अरमान ने अपने गार्ड्स से कुछ इशारा किया, जिसे समझकर उसके गार्ड्स ने आयशा के पिता को आहिस्ता से उस कुर्सी से उठाया और सीधा ले जाकर एक व्हीलचेयर पर बिठा दिया। अरमान उन्हें जाते हुए देखता रहा और इधर वो गार्ड्स उस व्हीलचेयर को सरकाते हुए उन्हें वहां से ले गए। तभी उस जमीन पर पड़े शख्स ने हैरानी से अरमान की आंखों में देखा और अपने झन्ना रहे गाल को सहलाते हुए कहा, बॉस, आपने मुझे क्यों मारा? ये सुन अरमान ने अपने होठों पर एक सिगरेट फंसाए और उसे लाइटर से जलाकर एक लंबी कश लेते हुए छूटते ही कहा, आदत से मजबूर हूँ। ये कहते ही अरमान वहां से चला गया और वो जमीन पर पड़ा शख्स उसे जाते देख स्तब्ध रहा गया। अंडरस्को बनारस। अभय इस वक्त एक कार में मौजूद था और उसके आगे तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी का वो पीछा कर रहा था। उसने अपने कानों में एक ब्लूटूथ लगा रखा था, जिससे उसने बात करते हुए कहा, मैं उसके पीछे हूँ, देखता हूँ साला कहाँ तक भाग पाता है। कहते ही अभय ने फोन काट दिया और उसकी आंखें बेहद शार्प हो गई। उसने एक्सीलेटर को दबाया और इस बार गाड़ी की रफ्तार 120 पार कर दी, जिसके साथ ही कुछ ही पलों में उसने अपने आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। रास्ता काफी सुनसान था, जिस वजह से यहाँ केवल चंद गाड़ियां थी, पर वो आगे निकलती जा रही थी। लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं था सिवाय उन दो गाड़ियों के। अभय की कार सीधा उस शख्स की कार के सामने खड़ी थी। अभय बिना एक पल गवाए सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर निकला तो वहीं उसके सामने बैठे गाड़ी में मौजूद वो आदमी अभय को देख बुरी तरह से डर के मारे कांप उठा। अभय उसके करीब आया और पलक झपकते ही उसने उस आदमी की कार का शीशा अपनी कोहनी से फोड़ दिया, जिसके द्वारा दूसरे ही पल उसने अपना हाथ अंदर डाला, जिससे उस आदमी की कॉलर पकड़कर अभय ने उसे खींचकर खिड़की से ही बाहर निकाल लिया। इस दौरान कांच के कई टुकड़े उस आदमी के शरीर में चुभ गए और वो कराह उठा। पर अभय यहाँ भी नहीं रुका। वो उस आदमी को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए आगे लेकर आया और दूसरे ही पल उसने एक झटके में उस आदमी का सर बेरहमी से कार की बोनट पर दे मारा। साले हरामजादे, मुझे डबल क्रॉस करेगा? हाँ, अभय ने दांत पीसते हुए कहा। कि तभी उसने अपनी कमर में कुर्सी बंदूक निकाली और उस आदमी को सोचने तक की मोहलत भी ना मिली कि धाड़ 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 अभय ने पांचों की पांचों गोलियां उसके मुंह में उड़ेल दी। खून के छींटे अभय के सफेद कुर्ते और चेहरे पर आ गिरे।
उसी वक्त अभय का फोन बज उठा। उस आदमी को एकटक देखते हुए अभय ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे कानों से लगाते हुए कहा, बोल रघु। फोन की दूसरी तरफ रघु मौजूद था और उसने अभय से कुछ ऐसा कहा जिसे सुन अभय के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। मार दिया है मैंने इसे, किसी काम का नहीं था ये, अभय ने उस मरे हुए आदमी को देख कहा। जानता हूँ, लेकिन जिस पर तुमने भरोसा किया, क्या पता वही असली खिलाड़ी हो, रघु ने कहा। और इसके बाद उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें सुन अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो गए। अभय ने फोन काटा और फिर कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने किसी साइको की तरह अपनी गर्दन हिलाई और कहा, अरमान मलिक, मेरे साथ खेल खेलने का अंजाम सिर्फ मौत होती है। अंडरस्को। कुछ देर बाद माया नहा धोकर वॉशरूम से बाहर निकली। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से माया के चेहरे पर अभी भी बेहद प्यारा सा निखार और आंखों में हया थी। माया के बाल भीगी थे। उसने इस वक्त पीच कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी। उसके गीले बाल कमर तक लटकते हुए पानी की बूंदें टपका रहे थे और माया इस वक्त ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। वो खुद को कुछ पलों तक यूं ही देखती रही कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा बजा। ये सुन माया चेहूं उठी और उसने तुरंत जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने अभय को। हालांकि अभय को देखने के बाद उसके होठों पर आनी तो मुस्कान चाहिए थी, लेकिन उसकी आंखें डर से भर उठी। खून, माया ने कांपते लबों के साथ कहा। पर अभय के चेहरे के भाव टस से मस ना हुए। वो कुछ लम्हों तक माया का डरा हुआ चेहरा देखता रहा और फिर उसने अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ा दिए। वही जैसे जैसे अभय के कदम अंदर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे माया पीछे होती जा रही थी। अभय ने अपने पीछे दरवाजा लॉक किया और उसके करीब आते हुए इस बार बेहद अचानक से अभय ने माया की कमर में अपना हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींचते हुए अजीब सी आवाज में कहा, सिंदूर कहाँ है। अभय की इस बात को सुन माया को अब जाकर होश आया कि उसने अभी तक अपनी मांग नहीं भरी है। लेकिन इन सब से परे माया अभय का ये चेहरा देखकर डर रही थी, क्योंकि उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। देखकर ही बताया जा सकता था कि वो कितनी बेरहमी से किसी को मार कर आया है। वो भरने ही जा रही थी, माया ने जवाब दिया। उसने अभय की आंखों को पढ़ लिया था कि वो इस वक्त अच्छे मूड में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक पीछे ड्रेसिंग टेबल था जिससे अभय ने अपने हाथ में सिंदूर की डिबिया उठाए और उसमें से सिंदूर अपनी चुटकी में लेकर उसने एक झटके में माया की मांग भर दी। ये कभी नहीं मिटना चाहिए। ये कहते हुए अभय ने अपने होंठ माया के कंधों पर टिका दिए और उसके कंधों को अपने होठों से भिगोने लगा। इधर माया चाहकर भी उसकी मोहब्बत का एहसास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभय इस वक्त बेहद गुस्से में है। पर वो बाहर का गुस्सा कभी भी माया पर नहीं उतरता था, लेकिन इस बार कुछ तो अलग सा एहसास हो रहा था माया को, जो अच्छा तो किसी कीमत पर नहीं था। और तभी उसका डर सही साबित हुआ जब अभय ने उससे कहा, और क्या क्या छिपाया है मुझसे मोहतरमा। उसके इन शब्दों को सुनते ही माया की आंखें फटी रह गई। अभय के होंठ अभी भी बेदर्दी से माया के कंधों पर चल रहे थे कि तभी एक झटके में उसने माया की साड़ी को उसके कंधे से गिरा दिया और उसके ब्लाउज को कंधों से नीचे गिराते हुए वो अपने होंठों से उसके कोरे कंधों को थोड़े रफ अंदाज में चूमने लगा। मैंने क्या छिपाया आपसे, माया ने आखिरकार हिम्मत कर ये सवाल किया। तो इसके जवाब में अभय ने बिना अपने होंठ उसके कंधों से हटाकर कहा, इसका जवाब तो तुम्हारे पास बखूबी होगा मोहतरमा। माया ने अपना थूक निगल लिया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अब तो आप सब जानते हैं ना मेरे बारे में, माया ने कहा। इस बार अभय ने आखिरकार अपना चेहरा माया के चेहरे के सामने किया और कुछ लम्हों तक उसकी आंखों में देखते रहने के बाद कहा, ये तुम मुझे बता रही हो या मुझसे पूछ रही हो। माया की आंखें फैली रह गई और इससे पहले कि उन दोनों के बीच में आगे कोई भी बात बढ़ पाती कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। ठाकुर साहब, दरवाजा खोलिए। ये शंकर की आवाज थी, जो कि बेहद डरा हुआ और हड़बड़ी में लग रहा था। उसकी आवाज सुनकर भी अभय माया से दूर ना हुआ तो माया ने डरते हुए कहा, वो शंकर भैया दरवाजे पर हैं। ये कहते हुए माया खुद को छुटाने की मशक्कत में लग गई, पर अभय की पकड़ उस पर जरा भी ढीली नहीं हुई। पर कुछ ही समय में उसने न जाने क्या सोचकर माया को छोड़ दिया और पलटकर सीधा दरवाजा खोला। और दरवाजा खुलते ही शंकर ने जो कहा वो सुन माया के होश उड़ गए। बड़े ठाकुर भाग गए हैं। अंडस्को बैंगलोर मलिक मेंशन के आगे एक गाड़ी आकर रुकी, जिसके द्वारा आयशा बाहर निकली। आयशा के चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे। वो एक जिंदा लाश लग रही थी, और ये लाजमी था क्योंकि कुछ समय पहले उसे जो सच्चाई पता चली थी उसने उसकी रूह तक को मार डाला था। आयशा मेंशन के अंदर आए में और वहां कुछ काम कर रही जूलिया ने जब उसे देखा तो हैरानी के साथ कहा, आयशा मैम, आप वापस क्यों आ गई? अभी तो आप कॉलेज गई थी ना? पर आयशा ने कोई जवाब ना दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। उसकी आंखें सूनी पर चुकी थी। जूलिया एक बार उसके करीब गई और उसने आयशा के कंधे पर अपना हाथ रख कहा, आयशा मैम,
जब आयशा को अपने कंधे पर किसी का छुअन का एहसास हुआ तब जाकर उसने अपनी नजरें हटाई और जुलिया को देख कहा, मुझसे दूर रहो जुलिया, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ये कहकर आयशा ने जूलिया का हाथ अपने कंधे से हटाया और सीधे ऊपर कमरे में चली गई। ऊपर कमरे में आकर आयशा ने दरवाजा बंद किया और अचानक से दरवाजे से अपनी पीठ लगाकर वो बेहाल सी जमीन पर घुटनों के बल जा गिरी। और उसी पल आयशा की आंखों से झरझर आंसू बह उठे, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर तड़प नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर किसी जंग को लड़ रही है। उसकी आंखों से आंसू तो चल रहे थे पर चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे कि तभी उसने अपने कदम हिलाए और वहां से उठते हुए वो सीधा ड्रॉर के पास गई। उसे खोलकर आयशा ने अपने हाथों में एक तस्वीर निकल और ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि सारिका की थी। कि उस तस्वीर को देखते ही आयशा के दिमाग में कबीर के कहे वो लफ्ज हावी हो गए। ना सिर्फ तुम्हारे पापा जिंदा हैं, बल्कि जिस सारिका मुखर्जी के साथ तुमने अपना बचपन बिताया, जिसे तुमने मां माना, जिसके इर्द गिर्द तुम्हारी दुनिया गूंजती थी, हकीकत में वो तुम्हारी मां है ही नहीं। इन शब्दों ने आयशा के शरीर को इस कदर झकझोर कर रख दिया कि उसके हाथ ढीले पड़ गए और उसके हाथों में पकड़ा हुआ वो फ्रेम सीधे जमीन पर जा गिरा, जिस वजह से वो पूरा फ्रेम टूटकर चकनाचूर हो गया और उसका कांच इधर उधर बिखर गया। आयशा बदहवास सी उस तस्वीर को जोड़ने के लिए घुटनों के बल वहां जा गिरी और जैसे ही उसने उसे फ्रेम को उठाना चाहा कि एक कांच का टुकड़ा उसके हाथों में जाकर चुभ गया। आयशा सिसक उठी, पर ये दर्द कुछ भी नहीं था उस दर्द के मुकाबले जो आयशा अपने भीतर महसूस कर रही थी। वो बेजान सी आंखों के साथ सारिका की तस्वीर को देखे जा रही थी और उस तस्वीर को एकटक देखते हुए आयशा बेहद दर्द भरी आवाज में बोल उठी, कौन हूं मैं? ओनली आई विल बाइट एंड ईट योर लिप्स। कौन हूं मैं? आयशा की आवाज पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई जान ना बची हो। कुछ पलों पहले की ही तो बात थी जब वो इतनी खुश थी और हर चीज को एंजॉय कर रही थी। हालांकि अरमान से उसे नाराजगी जरूर थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में किसी भी तरह की उदासी या दुख हो। पर अब केवल और केवल उसे तकलीफ महसूस हो रही थी। आयशा एकटक सारिका की उस तस्वीर को देखे जा रही थी। यह वो चेहरा था जिसे आयशा ने मां समझा, पर सच्चाई तो कुछ और थी। लेकिन आयशा को इस बात का जरा भी मलाल नहीं था कि वो सारिका की बेटी नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि सारिका ने जो प्यार उसे दिया है वो प्यार किसी सगी मां से कम नहीं था। इसलिए शायद कभी आयशा को इस बात का एहसास ही ना हो पाया कि वो असल में सारिका की बेटी है ही नहीं। लेकिन इस वक्त आयशा के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि भला इतनी बड़ी बात उन्होंने आयशा से छुपी क्यों? आयशा पागल हुई जा रही थी और अचानक से वो रोते हुए चिल्ला उठी, नहीं। चीखते हुए आयशा ने अपने बाल पकड़ लिए और वो गुस्से में कमरे का सारा सामान इधर से उधर फोड़ने लगी। उसने कपबोर्ड खोला और उसमें से अपनी वो सारी यादें बाहर निकलने लगी जो उसने सारिका के संग बिताई थी। उनके साथ की वो तस्वीर, उनकी दिए हुए अनमोल तोहफे और न जाने कितनी चीज जो हर पल उसे अपनी मां के करीब होने का एहसास दिलाती थी। लेकिन अब ये सब यादें सिर्फ और सिर्फ आयशा के मन को सवालों से घेर रही थी। वो गुस्से में तमाम चीजों को इधर से उधर फेंकने लगी कि तभी अचानक से एक लॉकेट उसके हाथ में आ लगा और उस लॉकेट को जैसे ही वो फेंकने को हुई कि तभी उसके हाथ रुक गए और उस लॉकेट को देखते हुए आयशा के दिमाग में सारिका के कहे वो शब्द गूंज गए जब वो मात्र 14 बरस की थी। तब सारिका ने उसे ये लॉकेट तोहफे में दिया था। वाह मम्मा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, नन्ही आयशा ने उस लॉकेट को अपने होंठों से टटोलते हुए कहा। इधर सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मम्मा से एक प्रॉमिस करो। क्या? कि तुम ये लॉकेट कभी खुद से दूर नहीं होने दोगी? बोलो, करती हो वादा? सारिका ने अपनी हथेली आयशा के आगे बढ़ा दी और आयशा ने सारिका की हथेली पर तुरंत अपने नन्हे हाथ रख दिए और कहा, मैं इस लॉकेट को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी मम्मा। आई लव यू। ये कहते ही आयशा सारिका की कमर से लिपट गई। आई लव यू मेरा बच्चा, कहते हुए सारिका ने आयशा के माथे को चूम लिया और उसी पल आयशा हकीकत में वापस लौटी। उसकी नजरें उस लॉकेट पर जमी रह चुकी थी और तभी आयशा में धीरे से अपने आंसू पोंछे और इस दफा उसके चेहरे पर बेहद अजीब से भाव आ गए। अंडरस्को। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो में कबीर इस वक्त लैपटॉप के आगे अपनी निगाहें गड़ाए बैठा था कि तभी वहां पर उसके पार्टनर का आना हुआ, जिस पर कबीर की नजर जरूर नहीं गई, पर वो पहचान गया कि केबिन में इस वक्त आया कौन है। एनी अपडेट? कबीर ने बिजी टोन में कहा। नॉट येट। ये सुन कबीर ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा और अपने सामने खड़े उस आदमी को देख कहा, तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? जाओ और जाकर जितना पता कर सकते हो करो। तुम जानते हो कि हमारे पास आखिरी मौका है और इसे हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर ये मौका हमारे हाथ से चला गया तो हम फिर कभी उन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। इस पर कुछ शख्स ने कहा, जानता हूँ, बट कबीर, तुम्हें नहीं लगता कि हम उस लड़की को इन सब में इन्वॉल्व करके सही नहीं कर रहे? आई मीन,
तुम जानते हो कि अरमान मलिक कैसा इंसान है। अगर उसे इन सब की जरा भी भनक लगी तो न जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अरमान चाहे जैसा हो, लेकिन मैं इतना जरूर जान गया हूँ कि वो आयशा को एक खरोच तक नहीं पहुँचाएगा। इसलिए तुम उसकी फिक्र करना बंद करो और अपने काम पर कंसंट्रेट करो। नाउ गो। तो इस बार उस आदमी ने पलटकर कुछ भी नहीं कहा और चला गया। यहाँ कबीर एक बार फिर अपनी नज़रें लैपटॉप में गड़ाकर बैठ गया कि तभी उसने धीरे से कुछ सोचते हुए कहा, कोई खुद को कितना भी ताकतवर क्यों ना कह ले अरमान मलिक, पर हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और तुम्हारी कमजोरी है आयशा। ये कहते ही कबीर के होठों के किनारे मुड़ गए और उसके चेहरे पर शैतानी भाव आ गए। रात का वक्त, बेंगलुरु की सड़कों पर इस वक्त बारिश की बूंदें टपकती जा रही थी। बारिश बेहद तेज थी और ऐसा लग रहा था कि मौसम हर पल बिगड़ता ही जाएगा। कि तभी उन्हें बारिश की बूंद को चीरते हुए अरमान की कार उसके कॉटेज के सामने आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर उतरा। इस वक्त उसने काले रंग की एक कमीज पहन रखी थी जिसके नीचे काले रंग का जीन्स, साथ ही उसने अपनी शर्ट की बाजू को कोहनी तक समेट रखी थी। सीने से कुछ बट खुले हुए थे और उसके चेहरे पर इस वक्त कुछ पसीने की बूंदें भी थी। अरमान ने अपने कदम आगे बढ़ाए और कुछ ही समय में वो अंदर आ गया। इस वक्त उसके कुछ गार्ड बाहर मौजूद थे जिनसे उसने सवाल किया, कहाँ है वो? अरमान को देख उसके गार्ड ने डरते हुए अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, वो सर ऊपर। ये सुनते ही अरमान ने खींचकर एक तमाचा उस गार्ड के मुंह पर रसीद दिया और उसकी कॉलर पकड़ झकझोरते हुए चिल्लाया, इतनी बारिश में ऊपर क्या कर रही है वो? ये सुन उसे आदमी ने कहा, सर हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी और वो हमें डरने लगी कि अगर हमने उन्हें रोका तो वो खुद को हार्म करेंगी, इस वजह से हमें रुकना पड़ा और फिर आपका ऑर्डर भी था कि हम उन्हें हाथ भी न लगाए, इसलिए कहकर उस गार्ड ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। और अरमान ने एक झटके में उसका कॉलर छोड़ा जिससे वो आदमी जमीन पर गिरते गिरते बचा। इधर अरमान ने फुर्ती में अपने कदम आगे बढ़ाए। इस वक्त तक वो भी काफी हद तक बारिश की बूंदों की वजह से भीग चुका था और उसके बालों से हल्का हल्का पानी टपक रहा था। सीढ़ियों से चढ़ते हुए वो सीधा अपने कॉटेज की टेरेस पर आया और उसने ऊपर आते ही आवाज लगाई, आयशा। पलटकर कोई जवाब न आया। अरमान ने एक दफा फिर कहा, आयशा, जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ माई आईज राइट नाउ। अरमान ने अपने शब्द पूरे किए ही थे कि तभी उसे अपने पीछे कुछ घुंघरू की आवाज आई। और ये आवाज सुन अरमान कुछ पल के लिए खामोश खड़ा रहा, पर फिर धीरे से उसने अपनी नजरें घुमाई तो देखा एक जगह बारिश में भीगती हुई आयशा इस वक्त पीट करके उसकी ओर खड़ी थी। और अरमान, वो मानो उसे देखता रह गया। आयशा धीरे से अपनी कमर पर हाथ रख इठलाते हुए मुड़ी और उसने मुस्कुराते हुए अरमान की नजरों में देखा और अब जाकर उन दोनों की नजरें इन 3 दिनों की दूरी के बाद आपस में मिली थी। पर अरमान न सिर्फ उसकी नजरें देख रहा था बल्कि इस वक्त उसका पूरा ध्यान आयशा के हुलिये पर था, क्योंकि आयशा ने इस वक्त काले रंग की एक खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी। स्लीवलेस ब्लाउज था, गले में मंगलसूत्र, माथे में भरक था उसके नाम का सिंदूर, हाथों में खनखनाती हुई चूड़ियां और कमर पर बंधी एक पतली सी कमरबंद। बवाल लग रही थी आयशा इस वक्त, और ऊपर से उसका भीगा बदन कर ढा रहा था। अरमान बिना एक पलक हटाए आयशा को देखता रहा तो यहाँ आयशा मुस्कुराते हुए उसके करीब अपने कदम बढ़ाने लगी। और कुछ ही पलों में उन दोनों के बीच की बची हुई दूरी भी मिट चुकी थी कि तभी आयशा ने अपने हाथों का हार अरमान के गले में फंसा दिया और उसके होठों के करीब अपनी होंठ ले जाकर कहा, क्या हुआ? होश उड़ गए? ये कहते ही आयशा ने बेहद ही नशीले अंदाज में अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया और उसकी इस हरकत पर अरमान का हाथ बेहद सख्ती से आयशा के चेहरे पर आ रखा और उसने तुरंत आयशा के उस निचले होंठ को अपने अंगूठे से प्रेस करते हुए दूसरा हाथ उसके गीले बालों में जकड़ दिया और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर कहा, डोंट यू डरे टू बाइट योर लिप्स, बिकॉज ओनली आई हैव द राइट टू नॉट ओनली बाइट बट ईट देम। और ये कहते ही अरमान ने एक तरफ उसके होंठों से अपना अंगूठा हटाया और दूसरी तरफ अपने होंठों को उसके होंठों में धंसा दिया। आज की रात न सिर्फ मोहब्बत, जुनून और दीवानगी की बारिश होने वाली थी, बल्कि कुछ और भी था जो मुकम्मल होने वाला था। कंटिन्यूड फायरी रोमांस। यूं आंखियां मिला के आंखियों से बोल आयशा, नेवर बाइट योर लिप्स बिकॉज ओनली आई हैव द राइट टू नॉट ओनली बाइट बट ईट देम। और ये कहते ही अरमान ने एक तरफ उसके होंठों से अपना अंगूठा हटाया और दूसरी तरफ अपने होंठों को उसके होंठों में धंसा दिया। आज की रात ना सिर्फ मोहब्बत, जुनून और दीवानगी की बारिश होने वाली थी, बल्कि कुछ और भी था जो मुकम्मल होने वाला था। अरमान ने आयशा के होठों को चूम तो लिया था, पर दूसरे ही पल आयशा उससे दूर हो गई। ये देख अरमान उसे अपनी ठंडी नजरों से देखने लगा, तो वही आयशा इतराते हुए उससे दूर हुई और बेहद ही सिडक्टिव लहजे में अपने अंगूठे से होठों को प्रेस करने लगी। आयशा के होठों पर कातिलाना मुस्कान थी और अरमान उसके इस रूप को देख घायल हो चुका था। कत्ल कर दिया था आयशा ने अरमान का अपनी इन अदाओं से। इतनी भी क्या बेसब्री है मान, सताया है मुझे आपने, तो भला इतनी आसानी से करीब कैसे आने दूं?
आयशा की आवाज में आज गजब की लचक थी। क्या तुम मुझे सच में रोक पाओगी? अरमान ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया। किसने कहा मैं रोकना चाहती हूँ? और इन शब्दों के साथ आयशा के होठों के किनारे मुड़ गए। कि तभी आयशा ने अपने कदम अरमान के करीब बढ़ाए और जैसे ही वो उसके पास आ खड़ी हुई कि अचानक से आयशा ने अरमान की कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ दी और उसे खुद के करीब खींचते हुए उसकी आंखों में देख कहा, वॉच मी। ये कहते ही आयशा ने अरमान को पीछे धक्का दे दिया जिस कारण अरमान सीधा वहां बनी बैठक पर जा गिरा। अनायास ही अरमान के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ फैला दिए और उन हाथों को उस बैठक के ऊपर रखते हुए वो आयशा को ऊपर से नीचे देखने लगा। आयशा ने अरमान से अपनी नजरें हटाए बिना अपने कदम पीछे लिए और वो अचानक से मुड़कर खड़ी हो गई। कि तभी वहां एक गाना बज उठा। आयशा ने बड़ी अदाओं से अपने पीठ पर चिपके बालों को एक हाथ से सरकाते हुए एक कंधे पर रख लिया जिस वजह से आयशा का बैकलेस ब्लाउज अब अरमान के सामने था। वो उसकी खुली हुई पीठ को अपनी आंखों से देख पा रहा था तो यहाँ आयशा ने हवा में अपने हाथ फैलाए और उस गाने के बोल पर से कमर लचकाने लगी। ईयरफोन्स रेकमेंडेड, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। और इसी के साथ आयशा शौकी भरे अंदाज में पलट गई। अब उसकी नजरें अरमान की नजरों से मिली थी कि तभी वो थिरकते हुए उसके करीब आए और अपने सीने पर हाथ रख उसकी आंखों में देख गुनगुनाने लगी। मैंने तो संभाले रखा था, मैंने तो संभाले रखा था, तूने देखा दुपट्टा छूट गया। कि तभी आयशा ने अपनी नजरों पर अपने हाथ टिका दिए। यूं अंखियां मिलाके अंखियों से, यूं अंखियां मिलाके अंखियों से, परदेसी मुझे तू लूट गया। आयशा के इस लचीले अंदाज को देख अरमान के चेहरे पर कुछ नए से भाव आ गए। पिछली दफा भी आयशा ने कुछ इसी तरह से अपनी अदाओं से अरमान को तंग किया था लेकिन उस वक्त वो नशे में थी पर इस बार वो पूरी तरह से होश में थी। और बेशक उसका ये बोल्ड अंदाज अरमान के दिल में उतरता चला गया। आयशा अरमान से कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी कि तभी अरमान उसे देख खड़ा हुआ और उसने अचानक से आयशा की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लिया। उन दोनों को इस बात का होश रहा ही नहीं था कि वो बारिश में किस कदर भीग चुके हैं क्योंकि इस वक्त उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेबाकी दिख रही थी। आशिकी पर उतरने की बेबाकी। आयशा अरमान के सीने से आ लगी थी। उसके होठों पर वो कातिलाना मुस्कान अब भी बरकरार थी कि तभी अरमान ने उसके भीगे चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाई। एक भीगी हसीना क्या कहना, यौवन का नगीना क्या कहना, सावन का महीना क्या कहना, बारिश में पसीना क्या कहना। उसी पल आयशा उससे एक झटके में दूर हुई और अपने होंठों पर उंगलियां थिरकाने लगी। मेरे होठों पे अंगूर का जो पानी है, मेरे महबूब तेरे प्यास की कहानी है। जब घटाओं से बूंद जोर से बरसती है, तुझसे मिलने को तेरी जानेमन तरसती है। आयशा अरमान के करीब आए और इस बार उसने अपनी बाहों का हार उसके गले में डाल दिया और बेखुदी के साथ उसे देखते हुए गुनगुनाने लगी। अंदाज जो देखा जालिम का, अंदाज जो देखा जालिम का, सब्र का बांध मेरे टूट गया। ऐसा लगा मानो मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही हो। आयशा ने अपनी उंगलियां अरमान के भीगे चेहरे पर टिकाए और उंगलियों को उसके चेहरे से नीचे ले जाते हुए गर्दन तक लाए और फिर गर्दन से सीने तक और सीने पर आते ही उसकी उंगलियां अरमान की शर्ट से जा उलझी और वो उसकी बटन खोलने लगी। अरमान उसकी हरकत को देखा जा रहा था कि तभी आयशा ने अरमान के सीने की सारी बटन खोल दी और अब अरमान का सीना उसकी नजरों के सामने था और इसी के साथ आयशा ने अपने तपते होंठ अरमान के सीने पर रख दिए। उस एक पल में अरमान की आंखें बंद हो गई। आयशा अरमान के सीने को चूमते ऊपर तक बढ़ने लगी। उसने बेखुदी के साथ अरमान की गर्दन को चूमा और तभी एक नजर अरमान के चेहरे को देखा कि तभी उसने अपने दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। हर दफा अरमान उसके जिस्म पर अपने होठों और दांतों की मुहर लगता था और इस दफा ये काम आयशा ने बखूबी किया। पर अरमान को मानो उसके दांतों का एहसास हुआ ही नहीं। उसने उफ़ तक ना की और आयशा को उसकी मनमानी करने दी। आयशा उसकी गर्दन को छोड़ अब अरमान के होठों तक आ गई थी। अरमान के होठों को बेख्याली के साथ देखते हुए आयशा की नजरें अरमान की नजरों से जा मिली। बड़ी बेचैन हूँ मेरी जान, मैं कल परसों से था मुझे इंतजार इस दिन का बरसों से। अब जो रुकेगा तो मैं हद से गुजर जाऊंगी और तड़प आएगा दिलदार तो मर जाऊंगी। आयशा ने अपने होंठ अरमान के होठों पर रख दिए। फर्क सिर्फ इतना था कि वो उसके होठों को नहीं बल्कि अरमान के होठों पर बह रही बारिश की बूंद को चूम रही थी। रह जाएंगे प्यासे हम दोनों, रह जाएंगे प्यासे हम दोनों, ये मौसम जो हमसे रूठ गया। आयशा ने अरमान की आंखों पर अपने हाथ रख दिए और खूबसूरती से उन्हें चलाने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो कभी अरमान के गालों को चूमती और कभी उसकी नाक को, लेकिन होंठों को चूमने की बारी आते ही वो बड़ी ही नाज अंदाज से अपने होंठ उससे दूर कर लेती। यूं अंखियां मिला के अंखियों से, यूं अंखियां मिला के अंखियों से, परदेसी मुझे तू लूट गया। आयशा बेखुदी के साथ अरमान के इर्द गिर्द लचकने लगी। वो अरमान के पीछे जाकर खड़ी हुई और उसकी पीठ से अपनी पीठ लगाकर उसने अपना सर अरमान की कंधे पर टिका दिया। कि तभी वो अचानक से पलटी और अरमान की शर्ट को उसके कंधे से उतारने लगी।
जैसे ही आयशा ने उसकी शर्ट उतारकर अरमान के जिस्म से अलग कर उसे जमीन पर फेंका कि तभी अचानक से अरमान ने बिना मुड़े अपना हाथ पीछे किया और एक झटके में आयशा के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। और अब उनके बीच में एक अजीब सा तनाव बढ़ गया था, एक दिल धड़का देने वाला, सांसें बढ़ा देने वाला और एक दूसरे को बेकाबू कर देने वाला तनाव। आयशा बिना डरे या बिना घबराहट के अरमान की तपती आंखों में देखे जा रही थी और अरमान की नजरों में एक अजीब सी आग जलने लगी। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? अरमान के इस सवाल का जवाब देने के लिए आयशा ने अपने हाथ अरमान की गर्दन में फंसाए और अगले ही पल अपनी एड़ियों को उठाते हुए उसने एक झटके में अरमान के होठों को चूम लिया। वक्त थम सा गया, पर बारिश अभी उतनी ही तेजी के साथ बरसे जा रही थी। आयशा के होंठ अरमान की होठों में लिबड़े हुए थे और न सिर्फ वो अरमान के होठों को चूम रही थी बल्कि उन दोनों की जुबान में बारिश की बूंद का पानी भी घुल रहा था। आयशा की साड़ी उसके बदन से चिपकी हुई थी। अरमान ने एक दफा जब उसे किस्सेस करना सिखाया था, आज उसका नतीजा बखूबी देखा जा सकता था, क्योंकि आयशा इस कदर उसके होठों को चूम रही थी मानो जन्मों की प्यासी हो। ऐसा लग रहा था कि आज आयशा और अरमान की रूह बदल गई हो और आज आयशा के ऊपर अरमान हावी हो चुका हो, क्योंकि आयशा अरमान को पूरी तरह डोमिनेट कर रही थी। अरमान कुछ लम्हों तक अपने होठों को बिना हिलाए खड़ा रहा कि तभी उसने अपने दोनों हाथ मजबूती से आयशा की पीठ पर जकड़ दिए और उसकी पीठ को बेहद ही रिफिली से हिलाने लगा। कि तभी एक झटके में उसने आयशा को अपनी कमर पर लिफ्ट किया तो वही आयशा ने अपने पैर मोड़ लिए और खुद के होठों को बिना उससे दूर किए वो अरमान को चूमती रही। कुछ ही पलों में वो दोनों नीचे आए। कमरे में आते ही अरमान ने आयशा की पीठ दीवार से लगा दी और उसके ऊपर इस कदर हावी हो गया जैसे अब रुकेगा ही नहीं। अरमान ने अपने होठों का और अपने शरीर का दबाव आयशा के जिस्म और उसके होठों पर छोड़ दिया था और वो बेहिसाब उसके लिबों को चूमता जा रहा था। कि तभी आयशा ने सांसों की कमी के चलते अरमान के होठों से अपने होंठ अलग किए और गहरी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सर सांस तो लेने दीजिए। सांस लेने की भी मोहलत कहाँ है? ये कहते ही अरमान जैसे ही दोबारा आयशा के होठों को चूमने को हुआ कि तभी आयशा ने उसके होठों पर अपनी उंगली टिका दी। मैंने कहा था ना, इतनी आसानी से नहीं, कहकर आयशा ने नशीले अंदाज में अरमान की आंखों में देखा और फिर वो उसके कंधे पर हाथ रख उससे दूर हो गई। अरमान ने उसे आज अपनी पूरी मनमानी करने दी। वो भी आयशा की हद देखना चाहता था कि आज रात आयशा क्या क्या कर सकती है। तो वही आयशा उसे देखते ही देखते अपने कदम पीछे लेने लगी और तभी वो एक जगह आकर रुक गई। उसने एक नज़र वहां ठीक उसके किनारे रखी टेबल पर डाली जिस पर एक शराब की बोतल रखी थी। आयशा ने एक बार फिर अरमान को देखा और तभी उसने अपना हाथ अपने कंधे पर रख दिया और एक झटके में साड़ी का पल्लू बदन से गिरा दिया। आयशा के जिस्म से चिपका वो पल्लू उसके सीने से अलग हो गया और देखते ही देखते आयशा ने अपने बदन से वो पूरी साड़ी निकालकर जमीन पर फेंक दी और तभी उसने उस टेबल पर रखी वो शराब की बोतल उठाई। आयशा की नज़रों में आज एक अलग सी चमक थी। उसने वो बोतल का ढक्कन खोला और फिर धीरे से उस शराब को अपनी गर्दन से ले जाकर उसे अपने बदन पर गिरा लिया। शराब की बूंद की धार उसकी गर्दन से सिरकते हुए सीने तक और फिर सीने से सिरकते हुए पेट पर आ पहुंची। कि तभी आयशा ने अचानक से उस शराब को अपने होठों से लगा लिया और उसे अपने मुंह में भर लिया, लेकिन उसने उस शराब को निगला नहीं। वो एक दफा फिर अरमान के करीब आए और उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ फंसाते हुए और एड़ी उठाते हुए उसने अपने होंठ अरमान के होठों से लगा दिए और अपने मुंह में भरी सारी शराब उसने अरमान के मुंह में डाल दी। अरमान ने उस शराब को अपने मुंह में भरा भी और उसे निगल भी लिया। इसी के साथ आयशा उससे दूर हुई और फिर वो सीधे अरमान के सामने बिस्तर पर पीठ के बल जाकर लेट गई और उसने धीरे से अरमान की आंखों में देख शिद्दत भरी आवाज में कहा, नाउ किस मी हस्बैंड। कंटिन्यूड। हेलो गाइज, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।